हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस सेकंड पोर्शन के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड, इन इसके बाद पॉइंट मेथड और आर्क मेथड के बारे में। आप जानते हैं कि एक परसेंटेज मेथड है जो काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और फिलहाल जो हम बात करेंगे, आपको पता है इलास्टिसिटी क्या होती है। जब हम बात करते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज करती है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, मींस कितने प्राइस के चेंज होने पर कितनी डिमांड चेंज होगी, इसको कैलकुलेट करने के जो वेरियस मेथड्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB या इसके अलावा अदर वेरियस एग्जाम जो आपके टीचिंग से हैं, जहां पर आप इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड है बिल्कुल, तो वहां ये जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए पहला पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड, जिसे व्यय विधि कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस चेंज करते हैं, आप जानते हैं, तो क्वांटिटी भी चेंज करते हैं। और प्राइस और क्वांटिटी को अगर मल्टीपल किया जाए तो उसकी हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। मींस कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस के हिसाब से खरीदी, तो वो हमारे व्यय को डिफाइन करता है। ये व्यय जो होता है प्राइस के कारण, इट मे बी चेंज और अनचेंज्ड, ये बदल सकता है या सेम रह सकता है। उसी पे डिपेंड करेगी हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि कैसा रिलेशन होगा यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड। मींस यहाँ पर आपको बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन, यानी यहाँ पर आप किस चीज के संबंध को देखेंगे, बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, यानी जो कीमत है और जो आप एक्सपेंस करते हैं उसके बाय करने के लिए, इनके बीच का जो रिलेशन है, कीमत और व्यय के संबंध को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आप ये समझेंगे ध्यान से, जब प्राइस आपके इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं बेसिकली, तो आपके पास ईडी इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा, समझना ध्यान से, जब आप ये कहते हैं नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मींस आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, जितना एक्सपेंडिचर करते थे उतना ही है। नो इम्पैक्ट, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे इसे क्या कहा जाएगा। तो कहेंगे कि इलास्टिसिटी हमारी 1 होगी। मींस अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए तो भी कोई चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में, और यदि प्राइस डिक्रीज करते हो तो भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। प्राइस बढ़ जाए तो भी नो चेंज, व्यय उतना ही बना रहेगा आपका जितना था। बात को समझना ध्यान से। या फिर प्राइस डिक्रीज कर जाए आपके, तो भी आपको याद रखना है कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर आएगा तब भी। तो ऐसे केस में आप ये कहेंगे कि अगर आपकी इलास्टिसिटी 1 है, मींस यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स में कोई बदलाव नहीं है कीमत के कम या ज्यादा होने का। जैसे आप कहेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए है और आप उसकी 100 क्वांटिटी बाय करते हैं, अगर कीमत 12.5 हो जाती है और आप 80 क्वांटिटी बाय करते हैं, मींस आपका एक्सपेंडिचर 1000 था पहले, वो 1000 बना रहेगा। ऐसे केस में 1 इलास्टिसिटी याद रखिएगा। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कीमत बढ़ने या घटने का कोई इंपैक्ट इस पर नहीं होता। अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से। अगर ये कहा जाता है हमारा कि ईडी जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी है, यहाँ कैलकुलेट करने का तरीका है आपका ये, तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस के साथ साथ एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं यहाँ, और इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। बात याद रखेंगे, इनवर्स रिलेशन होगा प्राइस और एक्सपेंडिचर के अंदर, तब आपका ईडी बनता है 1 से ज्यादा। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब यह है कि जब एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी जो है वो डिक्रीज करेगी। बात को समझेंगे ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूं इसका मतलब ईडी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इट मींस ये हुआ यहां कि अगर प्राइस अप करते हैं, प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर है जो कुल व्यय, वो हमारा डिक्रीज करेगा। बात को बिल्कुल समझेंगे ध्यान से। और अगर मैं कहता हूं कि प्राइस डिक्रीज करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप कहेंगे कि वहां एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है बेसिकली। देखो ऐसा होता क्यों है और ऐसा कैसे आप कहोगे कि 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 क्यों कहेंगे इसे, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जब आप ये बात करते हो कि आपने
प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियस है प्राइस के बढ़ने पे खर्चा भी बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सब कुछ नॉर्मल सा नजर आएगा। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि खर्चा घट रहा है, इसका मतलब एक तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी गिरी है, और दूसरा और ज्यादा क्वांटिटी इसकी डिक्रीज हुई है, क्योंकि एक्सपेंस कम कब होगा, बात समझना ध्यान से। एक्सपेंस कम होने का मतलब है आपने बहुत कम क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी, तो जैसे प्राइस बढ़े वैसे क्वांटिटी खरीदना बहुत कम कर दिया, इसीलिए खर्चा घट सकता है। अगर आप उतनी क्वांटिटी भी खरीदते तो खर्चा कम नहीं होता, या अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते तो खर्चा बढ़ता ना कि घटता। तो अल्टीमेट अगर प्राइस बढ़ने से खर्चा बढ़ने के बजाय घट रहा है, उल्टा बिहेव कर रहा है, या प्राइस घटने से खर्चा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर इलास्टिसिटी मींस परिवर्तन जो है डिमांड में, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आ रहा होगा। इसीलिए आपने कहा इसको हम ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में रखेंगे। और इसी तरह अगर आप रिवर्स कर दे इसके अंदर, तो ईडी लेस देन 1 आ सकता है, 1 से कम आ सकता है, और ये तब भी कम आएगा जब आप कहेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन होगा, प्रत्यक्ष संबंध होगा। याद रखें, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो प्राइस में चेंज और एक्सपेंडिचर में चेंज के साथ आपको याद रखना है कि ये रिलेशन जो होगा ये आपका डायरेक्ट होने का मतलब क्या है। देखो, जब आपके प्राइस बढ़े और प्राइस के बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़े, इसका मतलब है आपने बहुत क्वांटिटी को डिक्रीज नहीं किया, क्वांटिटी को कम नहीं किया है बहुत ज्यादा, इसीलिए प्राइस की वजह से खर्चा भी बढ़ रहा है। और अगर प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं आप, तभी ये से साथ साथ चल रहा है आपका। और जब बहुत कम परिवर्तन करेंगे क्वांटिटी में तो आंसर लेस देन 1 आएगा। जब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, और जब क्वांटिटी में नॉर्मली चेंज करेंगे तो लेस देन 1। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपका जीरो और इंफिनिटिव वाला केस नहीं आता। याद रखिएगा, यहां ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के ही आंसर बन सकते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सपेंडिचर मेथड है जहां खर्च के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। इसके बाद एक आता है, देखिएगा, मार्शल के द्वारा एक नियम बताया गया कि हम कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग मेथड होते हैं हमारे पास, परसेंटेज आप पढ़ चुके, एक्सपेंडिचर आप पढ़ चुके, पॉइंट मेथड जो मार्शल के द्वारा दिया गया। तो बेसिक तौर पर इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल ना हो, हमें प्राइस ना पता हो, क्वांटिटी ना पता हो, हमें एक्सपेंडिचर ना पता हो, फिर भी कैलकुलेट किया जा सकता है सिर्फ ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने यहाँ एक ग्राफ बनाकर बताने की कोशिश की है। तो एक्चुअल में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए ये इस प्रकार का एक ग्राफ है डिमांड का। तो इसके अंदर आपने कहा कि एक तरफ डिमांड की क्वांटिटी दी गई होगी, ऑब्वियस है, और दूसरी तरफ डिमांड के प्राइस दिए गए होंगे, कीमत दी गई होगी। और आपने कोई एक मिड पॉइंट मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने कि ये एक मिड पॉइंट है भाई, क्योंकि ग्राफ में कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा मैं यहाँ, फिर भी आपने एज्यूम कर लेना है कि कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये ए जो है हमारा, ये एक मिड पॉइंट है, और इसके बाद यहाँ बी आता है जो मिड के नीचे होगा। इसके बाद हमारा एक सी आता है जो और नीचे यानी वाई एक्स एक्सिस पे होगा। यहाँ हमारा एक डी पॉइंट आता है जो मिड के ऊपर होगा कहीं, और एक हमारा ई पॉइंट आ रहा है जो हमारा वाई एक्सिस पर होगा। यानी ये आपके पास 5 पॉइंट, आप इन्हें कुछ भी नाम देकर बना सकते हैं। तो बेसिक तौर पर ये पॉइंट मेथड यही बताने का काम करता है कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। यानी जब आप ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखेंगे तो कितनी आएगी, यानी याद रखेंगे। जब आप बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखेंगे कितनी होगी, जब आप सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी देखेंगे तब कितनी होगी, जब आप डी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखेंगे तो कितनी होगी, जब आप ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालेंगे तो कितनी होगी। तो सिंपल सा तरीका देखो पॉइंट मेथड में क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू है, देखो नीचे वाली वैल्यूज का चेंज होना, इस तरफ जाना, जो लोअर पोर्शन है एक्चुअल में ग्राफ के अंदर वो क्वांटिटी की बात कर रहा है लगभग, अपर पोर्शन की साइड का चेंज हमेशा प्राइस को डिनोट कर रहा हुआ दिखता है आपको। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है एक्चुअल में ईडी निकालने का इस तरीके से। तो ईडी का फॉर्मूला क्या बनता है कि जो लोअर पोर्शन है हमारा, यानी कि जो हमारे पास ईडी आएगा उसका फॉर्मूला यही है सिंपल सा, जो डिमांड कर्व का लोअर पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा है एक्चुअल में,
वो कितना है, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व जो होगा, बेसिकली आप इसे याद रखेंगे। तो डिमांड कर्व जो है हमारा, इसका लोअर पोर्शन, और इसके बाद आपको इसे देखो डिवाइड करना है अपर पोर्शन से, तो ऊपर वाले हिस्से से डिवाइड करना है, इस बात को याद रखें। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी होगी इस मेथड के द्वारा। तो बस आपने यही सीखना था, यही करना था, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो बस यही बताया कि अगर ए पॉइंट की बात करें तो ये और ये आपको लगभग इक्वल दिखेगा। ए का मतलब जब दो चीजें इक्वल होंगी तो आंसर आएगा 1, याद रखें। तो ईडी का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब आप ये देखते हैं कि इससे इधर की तरफ जाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन अगर बी पर जाए, बी के नीचे इतना बचता है और ऊपर इतना बचता है, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी। तो जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी हमेशा, तो आंसर जो है वो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ एक्स एक्सिस पर बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट 0 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, तो फिर आंसर भी 0 आएगा। जब आप इसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़ा पोर्शन हो गया ये वाला और छोटा रह गया ये वाला, तो ये आपका ग्रेटर देन को डिफाइन करता होगा। और इस पोर्शन पर आएंगे यानी ऊपर वाली वैल्यू जो भी हो, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये इतना रहेगा, तो ये आपका इन्फिनेटिव होगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट मेथड की बात करें, आपसे ये सवाल पूछेगा, सिंपल सिंपल सवाल देखो ऐसे होंगे कि पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपका पॉइंट मिड पॉइंट है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, अगर मिड पॉइंट से नीचे है तो कितनी होगी, लेस देन, अगर वाई एक्स एक्सिस पर है पॉइंट तो 0, अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो इन्फिनेटिव, और मोर देन यानी यहां पर मिड पॉइंट है, अबव मिड पॉइंट है तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। चाहे ये लीनियर कर्व हो कोई दिक्कत नहीं है, या वो नॉन लीनियर कर्व हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप ऐसा कर्व की बात कर रहे हैं, अगर कि एक ऐसा कर्व है जो नॉन लीनियर कहा जाता है इसे, तो बेसिक तौर पर आप कहेंगे कि सर यहाँ कैसे पता चलेगा, ये तो एक सर्कल सी शेप दिख रही है थोड़ी सी, यानी कि इस तरह का शेप है, इसे नॉन लीनियर कहा गया। तो कुछ नहीं करना होता ऐसे केस में, आप कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप वहां पर एक टेंजेंट बना लें, मीन्स एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से पॉइंट करती हुई, और बस अब इस लाइन को देखें ना कि उस कर्व को। तो जहां पर भी बनाना है, मान लीजिए यहां पर बनाना है तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, और इस लाइन को देखिए, आपको कर्व की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लाइन बना लेंगे अगर नॉन लीनियर है, और लीनियर यानी लाइन दी गई है तो सिंपल सा आंसर बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इस बात के अंदर। तो आंसर बेहद आसान हो जाएंगे इन सब के अंदर, जो आपको याद करने एग्जाम में पूछेगा यहाँ पर। और एक आखिरी जो आता है बेसिक तौर पर, वो यही आता है हमारे पास, आर्क मेथड क्या है। एक्चुअली जब दो डिफरेंट पॉइंट को निकालेंगे, यानी कि हम दो पॉइंट के मिड की इलास्टिसिटी को निकालेंगे, तो ये आर्क मेथड कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आर्क मेथड के अंदर, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया मान लेते हैं, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये प्राइस है हमारा और ये हमारा न्यू प्राइस है, बेसिकली पी और P1 है हमारे पास। ऑब्वियस इसकी वजह से हमारे पास Q और Q1 भी आएंगे, और हम इन दोनों पॉइंट के मिड की इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, इनके बीच में इलास्टिसिटी कितनी है। मान लो इसे आप A और B पॉइंट कह सकते हो सिंपली। तो ये डिमांड की लाइन जो है इसके बीच में निकालना, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा मतलब देखो ये होगा, यहाँ आपको प्राइस का चेंज पता होना चाहिए और यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज पता होना चाहिए, क्योंकि ईडी निकालने के लिए बेसिक तौर पर हम क्या करते हैं, चेंज इन प्राइस करते हैं और चेंज इन क्वांटिटी करते हैं। बस अंतर इतना है नॉर्मल से एक्चुअली जो आपका परसेंटेज मेथड होता है आप जानते हैं उसके और इसके अंदर, कि वहां पर जो ओल्ड प्राइस होता है वो बेस मानते हैं। यानी कि अगर मैं परसेंटेज मेथड की बात करूं यहाँ, और इस मेथड में अंतर समझाऊं मैं आपको सिंपल सा, तो परसेंटेज मेथड में जो हम आंसर लेते हैं वो इस तरह लेते हैं, जैसे डेल्टा Q अपॉन यहाँ पर Q निकालते हैं इनटू में 100, इस तरह से क्वांटिटी का चेंज निकालते हैं। और इसी तरह से आप डेल्टा P अपॉन P, इसका मतलब ओल्ड वाला होता है यानी Q, P और P 0 वाला होता है ये, इनटू में 100 करते हैं। इस मेथड में आपको ये नहीं करना यहाँ Q0 या P0, बल्कि यहाँ पहले मिड पॉइंट निकालना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ये परसेंटेज मेथड में आपने देखा था बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको बस इतना सा करना है अंतर, तो डेल्टा Q अपॉन
जो आप पॉइंट बनाएंगे वो क्या होगा, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। इसका एवरेज देखिए, ना नया देखिए ना पुराना, बल्कि उसका औसत निकालिए पहले, और फिर उससे आप परसेंटेज बनाएंगे। इनटू 100 कर सकते हैं अगर आप परसेंटेज में जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। और इसी तरह प्राइस में करेंगे जब, तो आंसर बनेगा। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात कि बेस जो होगा, बस बेस का अंतर है दोनों मेथड के अंदर। तो परसेंटेज का बेस हमेशा ओल्ड वाला रहता है, प्राइस या क्वांटिटी, यहां पर बेस हमेशा मिड पॉइंट। तो बेसिक तौर पर आप क्या करेंगे यहां आंसर के लिए, तो आप ऐसे लिखेंगे इसे, तो डेल्टा Q अपॉन Q0 या Q1 कुछ भी दें आप इसे, यहां पर नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 आप यहां से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप प्राइस की बात करेंगे तो डेल्टा P अपॉन P0 प्लस P1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100 कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसे, तो 100 का कोई महत्व नहीं बचता, 2 और 2 का कोई महत्व नहीं बचता, आपको पता है यहाँ सिंपल सा। तो आंसर बनेगा डेल्टा Q अपॉन Q0 प्लस Q1, और इधर आ जाएगा आपका P0 प्लस P1 डिवाइड बाई डेल्टा P। तो बस आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है कि या तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए, उससे काम चलेगा, मिड पॉइंट नहीं निकाला तो उससे काम चलेगा, तो या तो कर लीजिए सॉल्व या फिर डायरेक्ट पॉइंट कर दीजिए। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर आपने देखना है तो बेस में इसका मिड निकाल लेंगे और क्वांटिटी का मिड निकालेंगे, जो मिड निकलेगा वो बेस माना जाएगा। बस इतना सा अगर आप कर लिया तो आपकी ईडी का आंसर आ जाएगा, चाहे ये ग्रेटर देन आए, लेस देन आए, इक्वल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली। तो एक एक सवाल आपका होगा, गलती नहीं होगी इसके अंदर। न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आएंगे हम DSSB, PGT, TGT और नेट के लिए, वहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरीज कराऊंगा मैं, एप्लीकेशन कराऊंगा, डिमांड और सप्लाई, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम वीडियोस के अंदर। तो जल्दी से हम बहुत सारे लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। आपका काम जो है वो करिएगा ज़रूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो भी बताइएगा ज़रूर। ट्राई करके देखिएगा, होपफुली सब कुछ होगा आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।